प्रत्यवर्ती धारा लेसन के जो न्यूमेरिकल हम लोग लगा रहे थे उसमें से 4 न्यूमेरिकल अभी तक हम लोग लगा चुके थे। 5 नंबर और उसके आगे के न्यूमेरिकल्स आज हम लोग लगाएंगे। फॉर्मूले तो सभी को याद ही होंगे फिलहाल, तो चलिए देखते हैं फिर। 5 नंबर न्यूमेरिकल लिख रखा है मैंने पहले से ही, तो हम पढ़ते हैं, आप भी ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ एक प्रत्यावर्ती धारा व्यंजक I is equal to 14.1 sin 6280 t प्लस पाई बाई 3 एम्पियर। प्रत्यावर्ती धारा का एक व्यंजक दिया गया है, एक एक्सप्रेशन दिया गया है यहाँ पर। इसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा दी जाती है। इसका वर्ग माध्य मूल मान, किसका वर्ग माध्य मूल मान? आंसर है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान तथा आवृत्ति ज्ञात करिए। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति भी आपको ज्ञात करनी है। तो जो सबसे पहले इसमें जो चीज दी गई है ना, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक दिया गया है I इज इक्वल टू 14.1 इंटू साइन 6280 t प्लस पाई बाई 3। ये इसको दे करके केवल उन्होंने धारा का वर्ग माध्य मूल मान भी पूछा है और धारा की आवृत्ति भी पूछी है कि प्रत्यावर्ती धारा की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। आपको याद होगा, ऐसे हमने बताया था आपको कि जिन प्रत्यावर्ती धारा के जिन क्वेश्चंस में आपको इक्वेशन दे दी जाए करंट का, वोल्टेज का, ईएमएफ का, आप सबसे पहले काम करिएगा उसी प्रकार की इक्वेशन ले करके आप तुलना करवा लीजिए। ठीक है, जैसे हम इसकी तुलना किससे करेंगे? इसकी तुलना करने के लिए हम एक इक्वेशन लेंगे और करंट किस टाइप की, कौन सी इक्वेशन होगी? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, से करने पर ओके। अब देखो तुलना करने से हमको क्या मिलता है? I की जगह I, इक्वल की जगह इक्वल, I नॉट की जगह पर कौन दिखा? 14.1। तो I नॉट इज इक्वल टू 14.1 और करंट है, इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे? एम्पियर। और आप देख सकते हैं अंदर ब्रैकेट के अंदर जब जाओगे, साइन की जगह साइन आ रहा है, देखो ब्रैकेट के अंदर जाओगे तो टी की जगह पर टी है, पर ओमेगा की जगह पर आपको क्या दिख रहा है? 6280। तो यहां से ओमेगा इज इक्वल टू 6280। अब ओमेगा क्योंकि कोणीय आवृत्ति है इसलिए हम इसका यूनिट लिख सकते हैं रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, बाकी तुलना करेंगे तो फाई इज इक्वल टू पाई बाई 3 आ जाएगा, पर फाई की वैसे हमको जरूरत नहीं है, इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये तो हमने तुलना करके इतनी सारी चीजें निकाली। देखिए ये नहीं लिखा हमने कि ज्ञात क्या करना है। इस पे आपको 2 चीजें ज्ञात करनी, एक तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है, इसको हम यहां पर लिखे दे रहे हैं। धारा का वर्ग माध्य मूल मान काहे से प्रदर्शित करते हैं? सिंबल क्या होगा? IRMS। एक तो ये हमको मालूम करना है और दूसरा आवृत्ति ज्ञात करनी है, तो F की वैल्यू हमें पता लगानी है। IRMS और F, ये 2 चीजें हमको मालूम करना है इस क्वेश्चन पे। तुलना करके जैसे आप कंपैरिजन करते हैं ना, आपको काफी चीजें तो तुलना से उस इक्वेशन से मिल जाती है। जैसे हमने तुलना करा इसकी अपनी इस नॉर्मल इक्वेशन से, तो I नॉट की वैल्यू 14.1 एम्पियर मिल गई, ओमेगा मिल गया 6280 रेडियन पर सेकेंड, फाई की वैल्यू पाई बाई 3 आ गई। अब जो चीज पूछी जा रही है उसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि किस किस का यूज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर IRMS का कोई फॉर्मूला है आपके पास जिसमें ये जो अभी तक हमें जानकारी है ये चीजें यूज हो सकती है उसके फॉर्मूले में? क्या फॉर्मूला होगा? I नॉट अपॉन अंडर रूट 2। ठीक, तो IRMS I नॉट की जगह पर हम लिख सकते हैं 14.1। अंडर रूट 2 की वैल्यू बेटा होती है 1.414 होती है, लेकिन हम दशमलव के 2 अंक तक ही केवल यहां यूज कर लेंगे, इससे ज्यादा आसानी रहेगी हमें इसको कैंसलेशन पे।
अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, ऊपर 1 नंबर पे डेसिमल लगा हुआ है और नीचे 2 नंबर पे पॉइंट लगा हुआ है। हम इसका दशमलव हटाएंगे, इसका भी हटाएंगे, क्योंकि नीचे 2 अंक पे था, इसलिए ऊपर एक 0 बढ़ा सकते हैं हम। ठीक है, अब IRMS की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? ये 141 है और ये 1410 है, तो इससे जब आप कैंसिल करेंगे 10 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 10 एम्पियर। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था धारा का वर्ग माध्य मूल मान, वो आएगा 10 एम्पियर के बराबर। समझ आ गया आपको? अच्छा, इसके बाद इसमें ये पूछा जा रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है। इसमें से जो चीजें हमें पता लगी है, फ्रीक्वेंसी किस में हो सकती है? ओमेगा में फ्रीक्वेंसी हो सकती है, तो हम ओमेगा के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। नाउ ओमेगा इज इक्वल टू 6280। ओमेगा 6280 ना, ओमेगा की जगह पर मैं लिख दूंगा 2 पाई एफ 6280, जहां पर एफ प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। अब पाई की जगह पर लिख देंगे 3.14 इज इक्वल टू 6280, और ये एफ तो लिखा नहीं हमने, गुणा में है तो मैं यहां लिख दिया मैंने। देखो, इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे और ये उधर अपॉन में चला जाएगा। F इज इक्वल टू 6280 अपॉन 6.28। 2 का गुणा 3.14 से करोगे 6.28 बनेगा, और ये गुणा में उधर जाके भाग में आ जाएगा। 2 अंक का दशमलव हटाएंगे, 2 0 ऊपर हमको बढ़ाने पड़ेंगे। अब 628 से 628 कटेगा और ये 3 0 ऊपर से और लग जाएंगे, इसलिए f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 टाइम्स में तो ये कैंसिल हो गया, 3 0 और लग गया इस पे, तो 1000। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। इस तरीके से प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान आ गया 10 एम्पियर, और प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति है वो 1000 हर्ट्ज है। 1000 हर्ट्ज, 1000 पर साइकिल, राउंड पर मिनट, पर साइकिल, सॉरी पर सेकेंड। इसका मतलब 1 सेकेंड में इतने चक्कर प्रत्यावर्ती धारा के हो रहे हैं, जो आप ग्राफ बनाओगे उस पे। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। 5 नंबर आपको कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ी सी सावधानी से अगर आप सॉल्व करेंगे बड़ी जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पर। हम पढ़ रहे हैं, आप भी ध्यान से देखिएगा। लिखा है प्रत्यावर्ती वोल्टेज की समीकरण V इज इक्वल टू 200 अंडर रूट 2 कॉस 100 पाई टी वोल्ट है। वोल्टेज का शिखर मान एवं आवृत्ति ज्ञात कीजिए। आपको वोल्टेज का शिखर मान बताना है और आवृत्ति उसकी पता लगानी है। सबसे पहले तो जो दिया गया है इक्वेशन, उसी को हम नोट कर लेते हैं। तो इसमें है 200 अंडर रूट 2 कॉस 100 पाई टी, ये दिया गया है। अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि ये इक्वेशन कॉस के टर्म्स में दी गई है। हमारी जो अल्टरनेटिंग करंट है, वोल्टेज है, ईएमएफ है, इन सब की इक्वेशन आपने देखी है साइन के टर्म्स में आती है। तो तुलना करवाने के लिए हमारे पास ऐसी तो कोई इक्वेशन नहीं है, या तो हम इसको साइन में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो हम कर सकते हैं, एक काम कर लीजिए आप इसे, v इज इक्वल टू 200 अंडर रूट 2 कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं साइन, और 100 पाई टी 100 पाई टी प्लस पाई बाई 2। पहले आप देखो कि क्या वाकई में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, या साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा को मैंने लिख दिया साइन 90 प्लस थीटा। समझ आ गया आपको? अब ये इक्वेशन हमारी साइन में बन गई है, और ऐसी इक्वेशन वोल्टेज की, प्रत्यावर्ती वोल्टेज की हमारे पास है भी, तो हम तुलना करवा सकते हैं। यहां लिख देंगे इसकी तुलना V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई से करने पर, इसकी तुलना हम कर देंगे अब V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई से। बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि इक्वेशन बनी हुई है
तो इससे कंपेयर कर देंगे हम। वी नॉट की वैल्यू क्या मिलेगी, चेक करके बताइए मुझे। v इज इक्वल टू वी नॉट, वी नॉट की वैल्यू मिलेगी 200 अंडर रूट 2, क्योंकि ये वोल्टेज है तो हमने वोल्ट लिख दिया इसको। इसके बाद वी नॉट साइन की जगह साइन आ गया, ओमेगा टी के साथ ओमेगा है, यहाँ टी के साथ 100 पाई है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 पाई, और ओमेगा का यूनिट लिख देते हैं रेडियन पर सेकेंड। फाई की जगह अगर आप देखेंगे तो π/2 आपको मिलेगा, जो कि कलांतर है π/2। ठीक है, अब पूछा क्या गया है उसकी बात करते हैं। हमसे दो बातें पूछी गई हैं, वोल्टेज का शिखर मान पूछा गया है और आवृत्ति पूछी गई है। वोल्टेज का शिखर मान मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं कि हमसे पूछा क्या क्या गया है। देखो, वोल्टेज का शिखर मान, आपको याद है वोल्टेज के शिखर मान को वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक तो हमसे वी नॉट पूछा जा रहा है और आवृत्ति पूछी जा रही है, मतलब एफ की वैल्यू भी बतानी है हमको। तो वी नॉट और एफ, ये तो बड़ा अच्छा है, वी नॉट तो हमें पहले से ही मिल गया है ना। तो वोल्टेज का शिखर मान, वोल्टेज का शिखर मान वी नॉट की वैल्यू आ गई है 200 अंडर रूट 2 वोल्ट, ये वोल्टेज का शिखर मान। एक तो आंसर आ गया। दूसरा एफ चाहिए, और एफ किसके फॉर्मूले में मिलता है आपको, ओमेगा की। तो एफ अगर निकालना है तो ओमेगा को यूज करना पड़ेगा आपको। ओमेगा की वैल्यू है 100 पाई। अब ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई, ये है, और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई एफ इज इक्वल टू 100 पाई। देखो बेटा, पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 50, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज उसकी आवृत्ति आ जाएगी। तो इस तरीके से दो चीजें, एक तो शिखर मान वोल्टेज का चाहिए था 200 अंडर रूट 2 वोल्ट के बराबर आ गया। अगर आप पॉइंट में निकालना चाहते हैं तो अंडर रूट 2 का फिर मान आपको लिखना पड़ेगा 0.414, और उससे आंसर आएगा। वैसे यही आंसर दिया जा रहा है आपको, और आवृत्ति आ रही है 50 हर्ट्ज। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको, तो आप नोट करिए, इसके बाद और आगे लगाते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 7 नंबर लिखा हुआ है 250 वोल्ट विभव 50 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रत्यावर्ती स्रोत है। प्रत्यावर्ती सोर्स जो है उसका वोल्टेज बेटा 250 वोल्ट है और उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। 25 ओम प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है। देखो, अगर आप इसका ऐसे ही नॉर्मली एक फिगर बनाना चाहते हैं तो देखिए, ये एक रेसिस्टेंस है और इसकी वैल्यू बहुआ कितनी दी गई है 25 ओम, और इससे एक प्रत्यावर्ती सोर्स अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स कनेक्टेड है। ये सोर्स का वोल्टेज 250 वोल्ट है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। मतलब 250 वोल्ट ये देता है और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से चल रहा है। परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान तथा औसत शक्ति व्यय ज्ञात करिए। आपको दो चीजें मालूम करनी है कि इस सर्किट में धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना है। धारा का वर्ग माध्य मूल मान मतलब IRMS, ठीक। और औसत शक्ति व्यय, औसत शक्ति व्यय आप याद करें P बार से रिप्रेजेंट करते थे। P से पावर और औसत लग गया तो P बार उसको बोल देते हैं। सबसे पहले नोट करते हैं कौन कौन सी चीजें हमें पता है। ये R की वैल्यू हमको मालूम है, सर्किट का R जो है वो 25 ओम के बराबर है। और एक चीज देखो, ये एक ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें शुद्ध प्रतिरोध लगा हुआ है। देखो आप, ना तो इसमें प्रेरण कुंडली का यूज कहीं हो रहा है और ना ही तो इसमें कहीं पर क्या बोलते हैं धारिता यूज हो रही है। तो शुद्ध प्रतिरोध वाला प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है ये। नहीं समझ में आया? आप देखो ना, केवल प्रतिरोध यूज हो रहा है। इसमें L और R भी लग सकता है, C और R भी लग सकता है, L और C भी लग सकता है, L, C और R तीनों भी एक साथ लग सकते हैं। पर ये एक ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है
जिसमें केवल और केवल शुद्ध प्रतिरोध का प्रयोग हो रहा है बस। तो R 25 ओम दिया गया है, वोल्टेज जो हमको दिया गया है ये है 250 वोल्ट। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम कि ये वोल्टेज हम शिखर मान लिखें या RMS मान लिखें। तो आंसर है जब भी कभी ऐसा दिया जाएगा आप RMS वैल्यू लिखोगे, ठीक है ना। तो ये वैल्यू कौन सी है, RMS दे दिया जाएगा। 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रत्यावर्ती स्रोत है, तो आप V नॉट नहीं लिखोगे, इसको VRMS लिखोगे। VRMS 250 वोल्ट, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। ठीक है, इतनी चीजें तो बउआ हमको दी गई हैं इस क्वेश्चन में। पता क्या लगा रहा है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान मीन्स IRMS हमको मालूम करना है। दूसरा क्या मालूम करना है, औसत शक्ति व्यय हमको मालूम करनी है, P बार। ठीक है, ये दो चीजें हमको पता लगानी है और तीन बातें हमको दी गई हैं। चलिए शुरू करते हैं, फिर तो बड़ा इजी है। IRMS के लिए फॉर्मूला आपको क्या बताया गया था, याद है? IRMS का फॉर्मूला था VRMS अपॉन Z। ठीक है, Z क्या है, परिपथ की प्रतिबाधा। ये जो सर्किट है, इस सर्किट में केवल शुद्ध प्रतिरोध लगा हुआ है और कोई दूसरा कंपोनेंट है ही नहीं, ना तो L है ना तो C लगा हुआ है, केवल एक कंपोनेंट है और वो है रेसिस्टेंस। तो इस परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होगी, आंसर इस परिपथ की प्रतिबाधा केवल और केवल प्रतिरोध के बराबर हो जाएगी। समझ आया? तो IRMS इज इक्वल टू VRMS और Z की जगह बेटा हमको क्या लिखना पड़ेगा, R। जाहिर सी बात है, अगर इसके साथ और कोई कंपोनेंट जुड़ा होता तो हम उसका इंपेडेंस निकाल लेते, पर कुछ है नहीं, सिंपल रेसिस्टर लगा हुआ है। VRMS की वैल्यू कितनी है, 250 वोल्ट और R है 25 ओम। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, 25 से 250 को कैंसिल करने जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा IRMS इज इक्वल टू 10 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 10 एम्पियर। इसका मतलब धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर। दूसरी चीज औसत शक्ति व्यय, तो परिपथ में औसत शक्ति व्यय भी मालूम करना है आपको। औसत शक्ति व्यय P बार, आपको याद होगा फॉर्मूला बनाया था इसका, VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। कुछ याद आ रहा है आपको? ठीक, इस पे हम वैल्यू अप्लाई कर देंगे, जहां पर फाई क्या चीज है, वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर। VRMS की वैल्यू कितनी है, 250 वोल्ट। IRMS अभी अभी भैया हमने सॉल्व किया है, 10 एम्पियर आया हुआ है। cos फाई की जगह पर क्या लिखोगे, 0। क्यों? हाँ बिल्कुल सही है। देखिए, शुद्ध प्रतिरोध वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में आते हैं, याद करिए। शुद्ध प्रतिरोध वाला अगर कोई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है तो उसमें वोल्टेज और धारा दोनों ही समान कला में होते हैं। समान कला में होते हैं मतलब दोनों के बीच का कलांतर 0 डिग्री होता है। तो इसके लिए हम 0 डिग्री लिख देंगे। यहां पर आप नोट कर सकते हैं फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री। नहीं समझ में आया? और याद करिए, शुद्ध प्रेरकत्व, शुद्ध प्रेरकत्व वाला अगर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, फिर से शुद्ध प्रेरकत्व वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच का कलांतर 90 डिग्री π/2। शुद्ध धारिता वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच का कलांतर π/2। तो अगर शुद्ध प्रतिरोध है तो वोल्टेज और धारा के बीच का कलांतर यानी कि फाई 0 डिग्री रहेगा। लेकिन अगर शुद्ध प्रेरकत्व है या शुद्ध धारिता है तो उन दोनों प्रकार के परिपथों के लिए वोल्टेज और धारा के बीच का कलांतर 90 डिग्री का आता है। हाँ, फर्क ये रहता है कि प्रत्यावर्ती अगर शुद्ध प्रेरकत्व वाला प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है तो वोल्टेज धारा से 90 डिग्री अग्रगामी रहेगा,
और अगर शुद्ध धारिता वाला प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है तो वोल्टेज धारा से 90 डिग्री पश्चगामी रहेगा, लेकिन कलांतर 90 डिग्री का रहेगा। ठीक है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 का गुणा इसमें सब में कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2500 वॉट। इस तरीके से परिपथ में औसत शक्ति व्यय 2500 वॉट के बराबर मिलेगा आपको। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। जब आपको कभी भी कठिनाई होने लगा करे, ऐसा एक फिगर बना लिया करो, उसमें आपको पता चल जाता है कौन सा सर्किट है। जैसे हमने फिगर बनाया, हमको मालूम चल गया कि ये ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें शुद्ध प्रतिरोध का प्रयोग हो रहा है। ऐसा भी सर्किट हो सकता है जो LR सर्किट हो सकता है, L और R यूज होंगे। CR सर्किट हो सकता है, LC सर्किट हो सकता है, LCR सीरीज सर्किट भी हो सकता है। तो फिगर बना लेने से ना हमको चीजें ज्यादा समझ में आती है, ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। और इसलिए हम बोलते रहते हैं ना, आपको फिगर से स्पीक बेटर देन द वर्ड्स। जो चित्र होते हैं शब्दों से कहीं अच्छा समझाते हैं आपको। इसलिए जब भी आपको लगे कठिनाई हो रही है, आप एक छोटा सा फिगर, रफ फिगर बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आई होप समझ में आ गया आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 8 नंबर। और हाँ, जैसे इस क्वेश्चन में 1-2 बातें मैंने बताई आपको कि कभी भी ऐसा दे कि 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज आवृत्ति का स्रोत है, तो स्रोत में जो 250 वोल्ट दिया रहता है ना, ये VRMS रहता है। समझ में आया। दूसरा IRMS का सूत्र क्या लगाएंगे आप, VRMS अपॉन Z। इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। P बार औसत शक्ति व्यय के लिए VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, और फाई का मान यहां 0 डिग्री हो गया, इसलिए उसका कोई यूज नहीं आया फिलहाल। चलिए खैर, 8 नंबर यूज बस इतना ही आया कि cos 0 का मान 1 हो गया, तो हमें लगा नहीं कि हमने यूज किया उसको, क्योंकि 1 हो गया ना, बाकी यूज तो किया हमने उससे। 8 नंबर न्यूमेरिकल पर आ जाते हैं और देखते हुए पढ़ रहा हूं, आप भी ध्यान से सुनिएगा। एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 0.5 हेनरी है। स्वप्रेरकत्व पिछला लेसन पूरा किया है आपने, 30 से ऊपर न्यूमेरिकल्स उस पर लगाए हैं, तो बता सकते हैं स्वप्रेरकत्व को किससे लिखा जाए, L से। तो L इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 0.5 हेनरी। किस आवृत्ति पर इसका प्रेरण प्रतिघात 3140 ओम के बराबर आएगा। किस आवृत्ति पर, इसका मतलब है आवृत्ति के साथ ये क्वेश्चन का वर्ड लगा हुआ है। कौन सी आवृत्ति पूछी जा रही है, तो हमको तो एक बात तो पता लग गया है कि हमसे आवृत्ति ही पूछी जा रही है। अगर आवृत्ति पूछी जा रही है तो बेटा हम F इज इक्वल क्वेश्चन मार्क क्यों ना लगा ले। समझ आ गया ना इतना आपको। किस आवृत्ति पर प्रेरण प्रतिघात 3140 ओम होगा। अब आप बताइए प्रेरण प्रतिघात को किस से प्रदर्शित किया जाता है, हाँ X से, XC से। तो धारितीय प्रतिघात को किससे प्रदर्शित करेंगे, देखो ये याद रखो, फिर भूल गए देखो आप, बहुत गलत बात है भाई। हम यहां लिख रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। आप मेहनत नहीं करेंगे तो भाई बड़ी प्रॉब्लम होगी फिर तो। प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात को बहुआ लिखा जाता है XL से, और XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा L, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई f, और L की जगह पर L। एक होता है धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात, इसको हम XC से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा c, मीन्स 1/2 पाई FC। ठीक है ना, अब तो याद रहेगा सबको। हमने शब्दों में भी लिख दिया, देखो हिंदी में आपके सामने। यहां प्रेरण प्रतिघात कहा जा रहा है कि धारितीय प्रतिघात कहा जा रहा है, अच्छा बताओ। वेरी गुड, प्रेरण प्रतिघात बोला जा रहा है, तो काहे से प्रदर्शित करेंगे आप बोलो। अच्छा हाँ, XL लिखें कि XC लिखें, XL लिखना चाहिए। XL है 3140 ओम, और हमसे आवृत्ति पूछी जा रही है, तो आई होप कि समझ में भी आने लगा होगा आपको अब तो, कि क्या कर लेना चाहिए मुझे। XL का ये जो मान दिया है 3140 ओम, और XL की ये वैल्यू दी गई है 2 पाई FL, 2 पाई FL इज इक्वल टू 3140। ठीक है ना बेटा।
अच्छा, अब वैल्यू लिखो, सबकी जो जो पता है उसकी वैल्यू लिख दो, और जो नहीं पता है उसको हम सॉल्व करके निकाल लेंगे। 2 की जगह 2, पाई की जगह 3.14, एफ हमें सॉल्व करके निकालना है। एल की वैल्यू बेटा 0.5 दी गई है, ये 3140। इतना सबको समझ में आया? और देखो 2 अंक से दशमलव यहां से हटाओ, इधर 2 जीरो इसके बदले बढ़ा दो। समझ आ रहा है ना आपको? अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, 0.5 का गुणा 2 से करिए, बताइए क्या आएगा? 1। 5 दूना 10 हुआ, 1 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। 1 का गुणा, और इधर एक काम कर दो तब तक, ये क्या है? 314। 314 से ये 314 कटे और उसके पीछे के 3 जीरो तो लगे रहेंगे। अब ध्यान से, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन क्या बन गया? 1। 1 को हमने f से मल्टीप्लाई किया तो f इज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज। तो आवृत्ति की वैल्यू आ गई 1000 हर्ट्ज। तो जो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि किस आवृत्ति पर इसका प्रेरण प्रतिघात 3140 ओम होगा, तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति अगर 1000 ओम होगी, 1000 ओम, तो फिर उसका जो प्रेरण प्रतिघात आएगा वो 3140 ओम के बराबर आ जाएगा। और इसमें ऐसी कोई जरूरत भी नहीं थी फिगर बनाने की, अदरवाइज फिगर हम बना लेते इसका, ठीक है ना? तो ये हमने कर लिया 8th नंबर क्वेश्चन। आपको समझ आ रहा है सबको? ठीक, आप प्लीज इससे नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है 60 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र। अभी एक संधारित्र इसमें लगाया गया है जिसकी कैपेसिटेंस 60 माइक्रोफैरेड है, उसकी धारिता 60 माइक्रोफैरेड है। संधारित्र का 600 हर्ट्ज आवृत्ति पर धारितीय प्रतिघात आपको ज्ञात करना है। बस इतना सा क्वेश्चन है। क्या करना है? फिर से 60 माइक्रोफैरेड धारिता का संधारित्र है, आपको 600 हर्ट्ज आवृत्ति पर धारितीय प्रतिघात ज्ञात करना है। तो चलिए पहले नोट करते हैं क्या लिख दिया गया। 60 माइक्रोफैरेड धारिता, धारिता को बुआ सभी लोग जानते हैं, सी से लिखा जाता है ना, तो 60 माइक्रोफैरेड। अच्छा, ये भी बताओ माइक्रोफैरेड को फैरेड में कैसे बदलोगे? 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड। 600 हर्ट्ज आवृत्ति, आवृत्ति को किससे लिखा जाता है? F से लिखते हैं। तो 600 हर्ट्ज आवृत्ति पर धारितीय प्रतिघात ज्ञात करिए। क्या आप बता सकते हैं कि धारितीय प्रतिघात को किससे प्रदर्शित करेंगे? XC से प्रदर्शित करेंगे। अभी अभी हमने लिख के भी दिखाया था ना आपको, उससे अब याद रखिएगा सभी लोग। आप लोगों ने नोट तो कर लिया था ना उसको। धारितीय प्रतिघात को XC से और प्रेरकीय प्रतिघात को XL से। XC हमको मालूम करना है, ठीक है, बड़ा आसान है। कैसे करेंगे आप? फॉर्मूला लगाइए। वी नो XC इज इक्वल टू 1/ωc, ठीक है ना? अच्छा, ओमेगा की जगह पर बहुआ लिखेंगे 2πfc, वैल्यू लिख दीजिए, और 1/2 पाई, पाई की जगह पर 3.14 लिख दो, या 22/7 कर दो आप। चलो 3.14 ही लिख देते हैं। F की जगह पर भैया क्या लिखा जाएगा? 600। C की जगह पर लिखेंगे 60 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁶। 2 पाई 3.14, F 600 हर्ट्ज, C 60 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁶ फैरेड, ठीक है ना? अब इसे सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। मैं तो आपसे ये कहूंगा, इसमें 2 अंक पे दशमलव इसका हटाओ, 2 जीरो इसके खत्म हो जाएंगे। समझ आ रहा है ना भाई? आपको ऐसे में पसंद हो तो आप ऐसा कर सकते हो, 2 अंक का दशमलव उठेगा, 2 जीरो पर बढ़ेंगे, वो 2 जीरो इस 2 जीरो काट देंगे, बात वही आ जाएगी घूम फिर के। अच्छा, और इसको हम ऊपर भेजना चाहते हैं तो XC इज इक्वल टू, इसको आप ऊपर भेजोगे तो ऊपर जाके ये क्या बन जाएगा? 10⁻⁻⁶ है यहां पर,
ऊपर जाके 10 टू द पावर प्लस 6 बन जाएगा। तो 1 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन, तब तक यहां पर इनका मल्टीप्लीकेशन कर लो जो बचे हुए हैं नंबर। कौन बचा है? ये बचा हुआ है, ये भी है, ये 6 है और ये 60 भी है। देखिए गुणा करेंगे तो 6 36, 36 दूना 72, 720 गुणे 314। भाई 360 तो ये हो गया, 360 दूना 720 और ये 314 ये आ गया। अब 10 की घात 6 है ना, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करिए जरा इसके साथ में। एक्स सी इज इक्वल टू, थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको आप ऐसे लिख लीजिए 1000 गुणे 10 की घात 3। देखो लिख सकते हैं, 6 जीरो है ना इसके पास, 3 जीरो ये बगल में दिख रहे हैं, 3 अभी भी पावर लगी हुई है, 6 अभी भी है। 720 इंटू 314, एक जीरो से बेटा जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और देखिए 4 से हमने काटा तो 4 से 18 बार में ये कट जाएगा, और 4 से इसको कैंसिल करेंगे 25 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। 25 चौके 100 और 18 चौके 72, ठीक है। एक्स सी, ये भी 3 जीरो दिलाओ, इसको देखा जाएगा जो भी होगा कैलकुलेशन में। 18 गुणे 314, ठीक है ना। सॉल्व करिए, 2 से ये कैंसिल हो सकता है, 2 से ये भी कैंसिल हो सकता है। तो 2 से कैंसिल करेंगे 9 टाइम्स में, और ये 2 से करेंगे 24 पंचे 00, ठीक है ना। 2 से काटो, 2 से 9 बार में ही कट जाएगा, फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 जीरो और आ गए। अब तो 2 से ही कट नहीं सकता, अब 2 से इसको काट दो तो 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, और इसको काटेंगे तो 2 छंग 12, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 6250। एक्स सी की वैल्यू आ गई 6250 अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लो, 9 सत्ते 63, हाँ से लगाए 6, और 9 पंचे 45 और 6 51, हाँ से लगे 5, 45 6 51 तो आएंगे। अच्छा, और 51 से लगे 5, फिर 9 का 9 और 5 14, 1413 का भाग 6250 में देना है, दे देते हैं। 1413 और इसका भाग देना है 6250 में। 14 का भाग 62 में देंगे, 14 चौके 56, 5 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, तो 4 तिया 12 से लगाए 4 एकम 4 1 5, और 14 चौके 56। 10 में से 2 गया 8, 14 में से 5 चले गए 9, 11 में से 6 चले गए 5, और 5 में से 5 कुछ नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, फिर 14 चौके 56, 5 6 5 2, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 5 गए 2, 9 में से 6 गए 3, दशमलव लगाए, फिर 0 बढ़ा दिया, 14 दूना 28, ऐसे तो करीब करीब आएगा। इसमें आंसर बेटा 4.4 ओम ही दे रहे हैं, तो क्या करेंगे अब आगे सॉल्व करके, नहीं तो अगर करेंगे तो अभी 2 बार ये जा सकता है लगभग, ठीक है। पर आंसर क्योंकि आपका इसी से मैच कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आंसर आ गया 4.4 ओम। धारितीय प्रतिघात है, प्रतिबाधा है, प्रतिरोध है, इन सब के यूनिट ओम में ही आएंगे, क्योंकि ये सब धारा के मार्ग पर लगने वाले अवरोध है, रुकावट है। आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी। कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ी है, पर थोड़ा सा वही गुणा, कैंसिलेशन, फिर इसके बाद लास्ट में भाग देना पड़ा, ये तो बचपन से सभी को सिखाया जा रहा है ना। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सबको आ गया समझ में? इसको हटा दिया जाए, इसको मतलब इसको। चलिए अब अगला न्यूमेरिकल पढ़ते हैं हम लोग, आंकिक प्रश्न, ठीक है। 10 नंबर, प्रतिरोधहीन कुंडली। देखो पहले ही उन्होंने पल्ला झाड़ लिया,
प्रतिरोधहीन कुंडली, कि एक कुंडली है पर उसमें जो भी कॉइल बनाई है उसका प्रतिरोध बिल्कुल भी नहीं है। लिखा नहीं है, प्रतिरोधहीन, हीन मतलब लेस, रेसिस्टेंस लेस कॉइल है वो एक ऐसी कॉइल, इसमें प्रेरकत्व तो होगा पर उसमें प्रतिरोध नहीं होगा कोई भी। ठीक है, कुंडली का प्रेरकत्व 0.5 हेनरी है। इसे 120 वोल्ट 60 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ने पर परिपथ में प्रवाहित धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। बस, तो एक्चुअली क्या है ना, एक कॉइल है और ये कॉइल का प्रतिरोध कितना है बेटा, 0। इसको हमने एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा हुआ है और क्योंकि इस कॉइल का प्रतिरोध 0 है, उन्होंने बोल दिया है साफ साफ प्रतिरोधहीन कुंडली है ना, उसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं है। अगर रेसिस्टेंस होता, देखो ऐसे कैसा सर्किट है ये बताइए, एक ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें शुद्ध क्या यूज हो रहा है, शुद्ध प्रेरकत्व यूज हो रहा है, समझ रहे हैं आप। और अगर ऐसा ना कहते तो कुछ बहुत इस तार का क्या होता, प्रतिरोध, तो फिर ये कौन सा सर्किट बन जाता, LR सर्किट बन जाता। L तो उसके पास है ही और इस कॉइल का थोड़ा बहुत क्या होता, प्रतिरोध भी होता, फिर ये L भी तो है, इस पे R भी होता, तो ये एक सर्किट बन जाता LR सर्किट। नहीं समझ में आया ऐसे, क्योंकि उन्होंने साफ बोल ही दिया है ना कि प्रतिरोधहीन कुंडली, तो हमको समझ जाना चाहिए कि R नहीं है, इसमें केवल और केवल क्या चीज है, L। तो एक ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें शुद्ध प्रेरकत्व का प्रयोग हो रहा है। ठीक है ना, समझ आ गया सभी को। अच्छा, प्रेरकत्व का मान कितना दिया है, 0.5 हेनरी, तो L इज इक्वल टू 0.5 हेनरी। इसे 120 वोल्ट, ये तो इसका प्रेरकत्व हो गया, जो ये सोर्स लगा है 120 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी इसकी 50 हर्ट्ज है, नो 60 हर्ट्ज है। अब मुझे बताइए ये जो 120 वोल्ट दिया है इसको क्या लिखा जाए, सोर्स का वोल्टेज 120 वोल्ट है, व्हाट वुड यू लाइक टू राइट इट, क्या सिंबल देना चाहेंगे आप इसे, हाँ जी, VRMS। अभी एक क्वेश्चन लगाया था ऐसा, हमने आपको बताया भी था कि सोर्स का वोल्टेज अगर दे दिया जाए तो आप इस तरीके से उसको ट्रीट करेंगे। अभी भी याद नहीं आ पाया आपको, आ गया, तो इसको क्या लिखें बोलो, हाँ याद रखा करो भाई, आप याद नहीं रखोगे बार बार ऐसे भूलोगे हर थोड़ी देर में तो काम बिगड़ जाएगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी भैया कितनी दी गई है बोलो, 60 हर्ट्ज है। ये स्रोत से जुड़ने पर परिपथ में प्रवाहित धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करिए। धारा का वर्ग माध्य मूल मान मीन्स IRMS, ये आपको मालूम करना है कोई फॉर्मूला आपके पास IRMS के लिए जिसमें ये चीजें आती हो और IRMS का मान निकल आए, बताओ। नहीं, अरे अभी बताया, और उस दिन जब शुरुआत की थी सारे फॉर्मूले बताए थे हमने आपको। वी नो IRMS का बउआ एक फॉर्मूला भी अभी हमने जिक्र किया था, VRMS अपॉन Z वैसे होता है, पर क्योंकि इस सर्किट में प्योर इंडक्टर कॉइल लगी हुई है, प्योर इंडक्टेंस है, इसलिए इस सर्किट की जो प्रतिबाधा होगी वो इसके प्रतिरोध के बराबर होगी जितना कॉइल धारा के मार्ग में जो अवरोध लगाएगी। कॉइल धारा के मार्ग में जो अवरोध लगाती है उसको क्या बोलते हैं, प्रेरण कुंडली धारा के मार्ग में जो अवरोध लगाती है उसको क्या कहोगे आप, प्रेरकीय प्रतिघात। और इसको कैसे प्रदर्शित करोगे आप, एक्सियल से, तो इस Z की जगह पर क्या लिखना रहेगा हमको, VRMS अपॉन एक्सियल। अभी भी नहीं समझ में आया, अच्छा भाई, तो IRMS इज इक्वल टू VRMS को तो हम VRMS लिखे दे रहे हैं, XL तो डायरेक्टली हमें नहीं पता है, डायरेक्ट XL तो नहीं मालूम है हमको XL का फॉर्मूला मालूम है, लेकिन क्या होता है XL का फॉर्मूला, वेरी गुड, 2
पाई एफ एल, या तो ओमेगा एल होता है या फिर ओमेगा की जगह 2 पाई एफ। चलिए अब वैल्यू लिखिए भाई इस पे। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस की जगह तो 120 हम लिख देंगे, 2 की जगह हम 2 लिख देंगे, पाई 3.14, एफ की जगह पर 60, एल की जगह पर 0.5। नहीं समझ में लेकिन आया, देखो आ गया ना, अभी तो केवल मान ही रखे हमने भाई, 2 पाई एफ एल। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कैलकुलेशन में आप क्या प्रोसेस यूज करते हो। कैलकुलेशन करते वक्त आप जितना फास्ट कर पाएंगे वो आपका समय बचा लेगा, ठीक है ना, और आपके क्वेश्चन को जटिल होने से भी बचा सकता है अगर आप सूझबूझ का इस्तेमाल करते हैं। देखो कैसे, मैंने क्या किया, जैसे ही लिखा ना, कसम से पहले ही मेरे दिमाग में आया कि मैं यही करूंगा। क्या 0.5 का गुणा 2 से करवा दो, क्या हो गया, हो गया 1, और 1 से कहीं पर मल्टीप्लाई कराओ, कोई दिक्कत नहीं है आपको। इतना समझ आ गया कि 0.5 गुणा 2 किया 1 बन गया, और 1 से गुणा करवा लो, यही आ जाएंगे नंबर। तो ये दोनों तो खत्म हो गए, कोई यूज नहीं बचा अब इनका। 60 से 120 कैंसिल कर दो, 2 बार में ये कट जाएगा। 2 अंक का दशमलव हटाओ, 2 0 यहां बढ़ा दो, ठीक है। आई आर एम एस इज इक्वल टू 200/314, बस इतना बचा केवल, और बाकी ये 2.5 गुणा करके 1 बना लिया हम लोगों ने। और कैंसिलेशन कर लीजिए, 2 से इसको काटोगे 157, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे 100 आ जाएगा। अब 157 से 100 को डिवाइड करना है भैया आपको, 157 से 100 को डिवाइड करना है। आप कर लेंगे या हम करके बताएं? कर लेंगे। 157 का भाग 100 में देना है। चलो अच्छा, हम दिलाए दे रहे हैं, देखो ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। देखो ध्यान से, 157 का भाग 100 में दीजिए, जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। कितनी बार जाएगा? 0 बार जाएगा, तो 0 बार दे दिया हमने। अब उससे कुछ फायदा नहीं मिलेगा, तो हम दशमलव लगा के एक 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक। अब 15 छक्का 90, लगभग 6 बार चला जा सकता है। 6 7 42, 80 लगे 4, 15 छक्का 90 और 4 94। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5, फिर 9 में 9 जाएगा तो 0 ही आ जाएगा। दशमलव लगा है 1 0, फिर बढ़ा लो। 15 चौके तो 60 हो जाएंगे, 3 बार चले जाएगा। 3 7 21, 80 लगे 2, और 15 3 45 और 2 47। फिर माइनस करेंगे, 10 में से 1 गया 9, 7 में से 7 गया 0, 5 में से 4 चला गया तो 1 आ गया, है ना। सही है ना, आप भी देखे रहिएगा भाई। फिर दशमलव लगा 1 0, फिर बढ़ा लेंगे। 15 7 105, करीब करीब 15 7 105 हो जाएगा ना। 7 7 49 कि 9 से लगे 4, और 15 7 105 और 4 109, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तो आप 6 बार दे दीजिए। तो इस तरीके से IRMS की वैल्यू आ जाएगी 0.636, और करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। भाई भैया 7 बार करने से ज्यादा हो गया है ना, तो आप एक कम कर लो, 6 बार दे दीजिए, भाग दे दीजिए, तो 0.636 एम्पियर हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे बुक में 0.637 ही दिया है उन्होंने, हो सकता है आगे का जब हम देते तो वो 5 से बड़ा आ गया होगा नंबर, फिर राउंड ऑफ के लिए उन्होंने इसमें बढ़ा लिया होगा, है ना। अगर आप ये भी लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने कर लिया। आप बताइए, नहीं समझ आ रहा है आपको? आ रहा है तो ये बड़े आसान न्यूमेरिकल है इनके, और एग्जामिनेशन में इस लेसन से 1 2 3 न्यूमेरिकल तो पक्का है, बिल्कुल आते ही आते हैं, ठीक है। तो आप नोट कर लें, आज फिजिक्स में इतना ही रख लेंगे हम लोग, आगे और पढ़ाई करेंगे अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। आप भी घर में जो है ना
आप भी ट्राई करा करो। आपके पास जो भी बुक है, जरूरी नहीं है कि कौन सी बुक से हम लगा रहे हैं, कौन सी बुक से आप लगाएंगे। जरूरत बस इतनी है कि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की जाए ज्यादा से ज्यादा। आपके पास जो किताब है, जो भी है, आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज फिजिक्स में इतना रखते हैं, चलते ही मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।